हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू कामरिया अपने यूट्यूब चैनल लर्नोस्फीयर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपके लिए क्लास 10 साइंस के चैप्टर 2 का थर्ड वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपके लिए कवर करने जा रहा हूं मेन टॉपिक जो है चैप्टर का। दो टॉपिक जो है हम कवर कर चुके हैं, एसिड्स एंड बेसेस। अब जो तीसरा मेन टॉपिक है, थर्ड मेन टॉपिक है सॉल्ट्स, वो इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं। और भी अगर छोटे मोटे टॉपिक कुछ छूटे हुए हैं तो सारे जो टॉपिक्स है इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीटली कवर कर लेंगे। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं टॉपिक हमारा, जिसका नाम है सॉल्ट्स। अब सबसे पहले देखिए सॉल्ट होता क्या है ना। तो मैंने आपके सामने सॉल्ट की डेफिनेशन मेंशन की है। सॉल्ट इज अ सब्सटेंस that produces by the reaction of an acid with a base, है ना। हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। उसमें हमने पढ़ा था कि जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। हमने वहीं से डेफिनेशन बनाई है। हमने लिखा है क्या कि सॉल्ट एक सब्सटेंस है जो कि एक एसिड की बेस के साथ रिएक्शन होने पर प्रोड्यूस होता है ना। सॉल्ट इज अ सब्सटेंस, सॉल्ट एक सब्सटेंस है दैट प्रोड्यूसेस, जो प्रोड्यूस होता है कब, बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विथ अ बेस, एक एसिड की बेस से रिएक्शन होने पर। तो कंप्लीटली डेफिनेशन ये हो गई कि सॉल्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो एसिड की बेस से रिएक्शन होने पर प्रोड्यूस होता है। ठीक है। अ सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिव आयन of a base and the negative ion of an acid। एक सॉल्ट जो बना होता है वो बना होता है किससे, वो बना होता है पॉजिटिव आयन से। किसके, बेस के। एक सॉल्ट जो है बेस के पॉजिटिव आयन और एसिड के नेगेटिव आयन से मिलकर बना होता है। देखिए फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं NaCl। NaCl सोडियम क्लोराइड जिसे बोलते हैं, ये कॉमनली कैसे बनता है तो देखिए हम रिएक्शन करवाते हैं किसकी, NaOH एंड HCl की, है ना। एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसमें 2 टाइप के आयंस होते हैं, Na+ एंड OH-। इस एसिड के अंदर भी ऐसे ही 2 टाइप के आयंस है, H+ एंड Cl-। तो एक सॉल्ट जो बना होता है वो बना होता है कैसे, देखिए अ सॉल्ट इज कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिव आयन ऑफ अ बेस। ये बेस है, इसका ये पॉजिटिव आयन, ठीक है, और इस एसिड का नेगेटिव आयन। ठीक है। Na+ और Cl- ये मिलकर ही क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं। तो एक सॉल्ट जो है वो हमेशा किससे बना होगा, बेस के पॉजिटिव आयन से, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, और एसिड के नेगेटिव आयन से। देखिए यहाँ ये नेगेटिव आयन, तो ये एसिड बेस का पॉजिटिव आयन Na+ और एसिड का नेगेटिव आयन Cl-। ये दोनों मिलकर के NaCl सोडियम क्लोराइड नाम का सॉल्ट जो है उसका फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे ही सारे सॉल्ट बेस के पॉजिटिव आयन और एसिड के नेगेटिव आयन से मिलकर ही बने होते हैं। सॉल्ट्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, है ना। ऐसे ही और भी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। सॉल्ट कुल मिलाकर ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं जो एसिड की बेस से रिएक्शन करवाने पर प्रोड्यूस होता है, और उसमें बेस का तो पॉजिटिव आयन होता है और एसिड का नेगेटिव आयन। ठीक है। तो सॉल्ट एक टाइप का आयोनिक कंपाउंड होगा, है ना, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के आयन्स आपको मिलेंगे। देखिए अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मेशन। सॉल्ट जो है वो किन किन एसिड और बेस से मिलकर बना हुआ है और सॉल्ट की प्रॉपर्टीज कैसी है, इस बेसिस पर सॉल्ट को यदि हम क्लासिफाइड करें तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स एंड न्यूट्रल सॉल्ट्स। एसिडिक सॉल्ट्स क्या होते हैं तो देखिए मैंने आपके सामने मेंशन किया है। एसिडिक सॉल्ट्स ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस, है ना। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक टाइप का क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल मेंशन किया है, देखिए ये अमोनियम क्लोराइड। तो ये कैसे बना उसकी मैं रिएक्शन आपको बता देता हूँ। एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस लेते हैं हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, देखिए इसमें टू टाइप के आयंस H प्लस और Cl माइनस। इसमें टू टाइप के आयंस कौन से होते हैं, NH4 प्लस और OH माइनस। तो बेस का पॉजिटिव आयन NH4 प्लस वाला और एसिड का नेगेटिव आयन Cl माइनस वाला, ये मिलकर के NH4Cl का फॉर्मेशन करते हैं और साथ में वाटर बनता ही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, ठीक है। तो ये जो सॉल्ट बना है, ये जो सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ है, ये कैसे प्रोड्यूस हुआ है, ये प्रोड्यूस हुआ है एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की रिएक्शन से, है ना। ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक बेस। तो जब भी किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक बेस से रिएक्शन होगी और सॉल्ट बनेगा, तो वो जो सॉल्ट है वो एसिडिक सॉल्ट की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। एसिडिक सॉल्ट्स ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक बेस से रिएक्शन होने पर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और इनकी पीएच वैल्यू एसिडिक है, तो मींस पीएच वैल्यू भी क्या होगी, लेस देन 7 एसिडिक होगी, है ना। फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट कैसे बनता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो देखिए HNO3 नाइट्रिक एसिड जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसकी रिएक्शन इसी वीक बेस से करवा दे NH4OH, तो यहां से नेगेटिव आयन NO3 माइनस और यहां से NH4 प्लस, तो NH4 NO3 का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, और प्लस H2। तो इस तरह से NH4 NO3 अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, ये सॉल्ट बन जाता है। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक बेस से रिएक्शन के थ्रू बना है। तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक बेस से रिएक्शन होगी तब जो सॉल्ट बनेगा उसे हम एसिडिक सॉल्ट कहेंगे। ये एग्जांपल आपके सामने है, ठीक। अब हम बात करें बेसिक सॉल्ट की, तब बेसिक सॉल्ट इसका जस्ट अपोजिट, जब एक स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से रिएक्ट करेगा, ठीक है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ये जब रिएक्ट करेंगे और सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे, तो जिस सॉल्ट का ये फॉर्मेशन करेंगे उसे हम बेसिक सॉल्ट कहेंगे। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम एसीटेट, ठीक है। ये सोडियम एसीटेट का एग्जांपल देकर मैं आपको बता देता हूं। देखिए वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो वीक एसिड हम ले लेते हैं CH3COOH एसिटिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस जो है हम वही सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। तो इस वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच रिएक्शन से क्या बनता है, देखिए इसमें आयंस होते हैं कौन से, CH3COO माइनस और H प्लस। कौन कौन से आयंस होते हैं यहां मेंशन कर रहा हूं, देखिए इसमें CH3COO माइनस होते हैं और H प्लस होते हैं। तो एसिड का नेगेटिव आयन और बेस का पॉजिटिव आयन, इसमें Na प्लस और OH माइनस, है ना। तो इसका Na प्लस और इसका CH3COO माइनस ये मिलकर के क्या बना लेते हैं, CH3COO Na सोडियम एसीटेट, और साथ में यहाँ का OH माइनस और यहाँ का H प्लस जो बचा है वो H2 का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक। तो ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, इनकी रिएक्शन से जो सॉल्ट बनता है वो होता है बेसिक सॉल्ट, ठीक है। इसी तरह से यदि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करे या वीक एसिड वीक बेस से रिएक्ट करे, तब जिस सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्ट, है ना। इक्वल स्ट्रेंथ वाले दो कंपाउंड सॉरी, है ना, एक तो एसिड और एक बेस, इक्वल स्ट्रेंथ वाला एसिड और बेस जब एक दूसरे से रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस से, वीक एसिड है तो वीक बेस से, जब ये रिएक्ट करेंगे तो जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल NaCl, हम पहले भी NaCl का एग्जांपल देख ही चुके हैं, देखिए है ना। NaCl ये जो बन रहा है
ये अपने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हो रही है, तब बन रहा है। तो ये दोनों क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों की रिएक्शन से जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, NaCl बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्ट का मैटर जो है, ये डेफिनेशन वाला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है अपना कंप्लीट हुआ। क्या होता है सॉल्ट, तो एक ऐसा सब्सटेंस जो एसिड की बेस से रिएक्शन होने पर बनता है। एग्जांपल्स आपके सामने मेंशन्ड है। यदि सॉल्ट्स को हम प्रॉपर्टीज और फॉर्मेशन के बेस पर क्लासिफाइड करें तो 3 टाइप्स के सॉल्ट होते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक बेस से रिएक्शन के थ्रू बनता है। बेसिक सॉल्ट वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन के थ्रू बनता है। और न्यूट्रल सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से या वीक एसिड और वीक बेस की रिएक्शन से बनता है। और तीनों के एग्जांपल्स आपके सामने मेंशन कर रखे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम फूड में यूज करते हैं कॉमनली सॉल्ट के फॉर्म में, ये NaCl, इसे हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। इस कॉमन सॉल्ट से बहुत सारे केमिकल्स जो है उनका फॉर्मेशन होता है, और वो सारे केमिकल्स जो है ना हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। उनमें से मतलब कुछ केमिकल, सारे तो नहीं, सोडियम क्लोराइड से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, केमिकल्स हमारे सिलेबस में है। तो उनकी प्रिपरेशन मेथड, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ये हमें जानना है। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। टॉपिक जो है हमारा क्या है, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट्स। अब देखिए कॉमन सॉल्ट से हम कौन कौन से केमिकल्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कॉमन सॉल्ट जो है वो बोलते किसे हैं, सोडियम क्लोराइड को, और इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, NaCl। अब 3 इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जो हमारे सिलेबस में हैं और वो हम कॉमन सॉल्ट से बना सकते हैं। क्या क्या है उनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट केमिकल जिसे कास्टिक सोडा बोलते हैं, यह कॉमन नेम है इसका केमिकल नेम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और फॉर्मूला जो है वो NaOH है। ठीक है, जानते हैं आप एक स्ट्रॉन्ग बेस है ना। इस स्ट्रॉन्ग बेस को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, हम सोडियम क्लोराइड की हेल्प से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो भी हम आगे समझेंगे। फिर सेकेंड जो केमिकल है वो है वॉशिंग सोडा, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, है ना। वॉशिंग सोडा कॉमन नेम है, सोडियम कार्बोनेट जो है वो केमिकल नेम है, एंड फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। इसी तरह से ब्लीचिंग पाउडर, यह कॉमन नेम, इसका जो केमिकल नेम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक, और फॉर्मूला है CaOCl2। याद रखना है तीनों के कॉमन नेम, केमिकल नेम और फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके सामने मेंशन किए हैं। ठीक है, आइए अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में जानें। सबसे पहले हमें जानना है किसके बारे में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, कि इसको कैसे बनाया जाता है और इसके क्या क्या यूजेज हैं। देखिए सबसे पहले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमन नेम है कास्टिक सोडा और फॉर्मूला है NaOH। इसे बनाने की जो मेथड है वो है क्लोर एल्काली प्रोसेस। इसे क्लोर एल्काली मेथड से या क्लोर एल्काली प्रोसेस से बनाया जाता है। अब ये जो प्रोसेस है इसको क्लोर एल्काली इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस प्रोसेस में क्लोरीन भी बनता है और एल्काली भी बनता है। एल्काली क्या होता है, ऐसा बेस जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, उसे हम एल्काली बोलते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारा वो एक टाइप का एल्काली है, वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। तो ये एक एल्काली और क्लोरीन दोनों बन रहे हैं। इस वजह से इस प्रोसेस को, इस मेथड को क्लोर एल्काली प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या किया जाता है तो बड़े सिंपल तरीके से हम इसको समझेंगे। देखिए एक कंटेनर लिया जाता है, कंटेनर के अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन फिल कर दिया जाता है, सॉल्ट सॉल्यूशन फिल कर दिया जाता है। ठीक है, और सॉल्ट सॉल्यूशन फिल करने के बाद
इस कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड इसमें लगा दिए जाते हैं और इन इलेक्ट्रोड्स को वायर की हेल्प से बैटरी से कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी अंदर सप्लाई कर दी जाती है। ठीक, जब ये पूरी प्रोसेस की जाती है, सॉल्ट का सॉल्यूशन एक कंटेनर में लेकर मेटल की 2 रोड इलेक्ट्रोड के फॉर्म में यूज करके बैटरी की हेल्प से करंट जब हम फ्लो करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जब हम फ्लो करवाते हैं, तो अंदर क्या प्रोसेस होती है उसकी केमिकल इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी है। देखिए, 2 NaCl के मॉलिक्यूल्स वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स से रिएक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। सबसे पहले तो क्या, देखिए सॉल्ट सॉल्यूशन है तो NaCl जो है वो Na+ और Cl- में आयोनाइज्ड हो जाता है ना। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते ही सबसे पहले NaCl जो है वो Na+ और Cl- में आयोनाइज्ड हो जाएगा। ठीक, वाटर जो है वाटर भी आयोनाइज्ड होगा और H2O जो है वो आयोनाइज्ड होकर के क्या बना देगा, H+ और OH-, ये 2 टाइप के आयन वो प्रोड्यूस कर देगा। अब देखिए, इस सॉल्ट के अंदर का ये पॉजिटिव आयन और वाटर से बना हुआ ये नेगेटिव आयन, ये आपस में बॉन्डिंग करेंगे, आयनिक बॉन्ड इनके साथ इनके बीच में बनेगा और Na+ और OH- मिलकर NaOH का फॉर्मेशन कर लेंगे, NaOH का फॉर्मेशन कर लेंगे, है ना। फिर ये क्लोरीन जो बन रहे हैं, ये 1 एटम बना, नेक्स्ट टाइम में 1 एटम और बनेगा और 2 एटम जो है वो क्या, Cl2 के फॉर्म में क्लोरीन गैस निकल जाएगी और ये जो H+ है ये हाइड्रोजन के फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, ये जो कैथोड है ना, ये इलेक्ट्रोड मान लो हम एज ए कैथोड यूज कर रहे हैं, तो इस कैथोड के ऊपर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। क्यों, क्योंकि कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है। तो यहाँ का हमारा जो नेगेटिव आयन है ये जाएगा कहाँ पर, सॉरी, यहाँ का हमारा जो पॉजिटिव आयन है H+, ये जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, है ना। ये H+ जो है ये यहाँ जाएगा कैथोड पर और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गेन करके ये नॉर्मल हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट होगा। ऐसा ही सेम एक और हाइड्रोजन जाएगा और 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर के 2 मॉलिक्यूल H2, है ना, 1 मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर 1 मॉलिक्यूल H2 बनाएंगे और H2 के फॉर्म में कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अब यहाँ के जो ये नेगेटिव आयन है ये जाएंगे एनोड पर, पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड पर और वहां अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। ये नेगेटिव चार्ज जो है ये इलेक्ट्रॉन की वजह से, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज करके Cl में कन्वर्ट होते जाएंगे और 2Cl फिर कंबाइन होकर Cl2 के फॉर्म में निकल जाएंगे। तो कुल मिलाकर हमारे कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, एनोड पर क्लोरीन गैस रिलीज होगी और सॉल्यूशन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई इसका यूज कहाँ होता है, तो ये हाइड्रोजन गैस यूजफुल है हमारे कहाँ पर, फ्यूल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर। ठीक है, इसी तरह से जो क्लोरीन गैस रिलीज हुई इसका वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है। वाटर के अंदर जो जर्म्स होते हैं, हार्मफुल जर्म्स को किल करने में क्लोरीन गैस का यूज होता है। और साथ ही पीवीसी के पाइप्स वगैरह जो बनते हैं ना, तो पीवीसी जो मटेरियल है उसको बनाने में क्लोरीन गैस यूज होती है और पेस्टिसाइड्स के फॉर्मेशन में भी इसका यूज है। इसी तरह से जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बना इसका यूज कहाँ है, तो सोप एंड डिटर्जेंट्स बनाने में, है ना, यूज्ड इन सोप एंड डिटर्जेंट मेकिंग। साबुन और डिटर्जेंट जो है उनको बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। पेपर और फाइबर बनाने में भी यूज होता है। तो मैंने यहाँ पर इस चार्ट की हेल्प से आपको क्लोर एल्काली प्रोसेस में कैसे क्या हो रहा है, एनोड पर क्या रिलीज हो रहा है, कैथोड पर क्या रिलीज हो रहा है, सॉल्यूशन में क्या बन रहा है और उनके यूजेस क्या क्या है वो सब एक्सप्लेन कर दिया है ना। तो कैथोड पर हाइड्रोजन, एनोड पर क्लोरीन गैस बन रही है और सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इनके यूजेस क्या है, तो हाइड्रोजन यूज होती है फ्यूल्स के फॉर्म में और फर्टिलाइजर्स में, क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट में यूज होती है, पीवीसी पाइप्स बनाने में यूज होती है, पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में
भी यूज होती है या पेस्टिसाइड के अंदर भी यूज होती है। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का पेपर मेकिंग में, डिटर्जेंट मेकिंग में, सॉप मेकिंग में, फाइबर मेकिंग में, इन सब में यूज होता है। अब देखिए ये हाइड्रोजन और क्लोरीन ये कंबाइन होकर के हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना लेती है ना। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से H2 प्लस Cl2 इनके कॉम्बिनेशन से बनती है HCl, है ना। तो ये HCl जो है फिर इसका यूज कहाँ है, तो इंडस्ट्रीज में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बहुत सारे यूज हैं, ठीक है। उसके अलावा मेडिसिन में भी यूज होता है और कॉस्मेटिक्स में भी ये यूज होता है, ठीक। इसी तरह से ये क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये मिलकर के ब्लीचिंग पाउडर बना लेते हैं, है ना। सॉरी, ये मिलकर के ब्लीचिंग पाउडर नहीं, ये ब्लीचिंग की प्रोसेस में यूज होते हैं, ठीक है। क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड कंबाइनली ब्लीचिंग की प्रोसेस में यूज होते हैं और हाउस होल्ड ब्लीचिंग में या फैब्रिक्स की ब्लीचिंग में ये यूज होते हैं, ठीक। अब हमें क्या जानना है, हमें जानना है वॉशिंग सोडा के बारे में और ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। इन दोनों को कैसे बनाया जाता है और इनके यूजेस क्या क्या हैं वो हमें समझना है, ठीक है। तो हम अब जानेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में, जिसका कॉमन नेम है जिसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट और फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। आइए हम वॉशिंग सोडा की डिटेल पढ़ते हैं। तो केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सोल्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इसमें हम पढ़ रहे हैं कॉमन सोल्ट से कौन कौन से केमिकल्स बन सकते हैं और वो कैसे बनते हैं, उनके यूज क्या है ना। तो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड एक सब टॉपिक इसके अंदर पढ़ा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जा सकता है कॉमन सोल्ट से और उसके क्या क्या यूजेज हैं। अब हम पढ़ रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर। हमने पढ़ा था सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाएं, इलेक्ट्रिसिटी उसमें सप्लाई करें, तो हमें क्या मिल रहा था, हमें एक इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस, एक पर क्लोरीन गैस और सॉल्यूशन में NaOH का सॉल्यूशन हमें मिल रहा था। अब वो जो क्लोरीन गैस वहां प्रोड्यूस हो रही थी उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हैं। कैसे, तो देखिए प्रिपरेशन मेथड में मैंने आपके सामने लिखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम लें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लें और इसके ऊपर क्लोरीन गैस पास करवा दें, ठीक है। तो ये क्लोरीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोल सकते हैं इसे हम, और वाटर, इन दो चीजों का फॉर्मेशन करती है। ये जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना, यही हमारा क्या ब्लीचिंग पाउडर होता है। यहां NaCl का यूज कैसे हुआ, सोडियम क्लोराइड कॉमन सोल्ट से कैसे बना, तो कॉमन सोल्ट से जब हम क्लोरएल्काली प्रोसेस से सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे थे तो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई थी। उस क्लोरीन गैस का यूज करके हमने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ब्लीचिंग पाउडर बनाया, है ना। क्या होगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो यहां से Ca, यहां 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है तो 1 ऑक्सीजन यहां से CaO, ठीक। अब बचा क्या, H2O बचा इसमें, तो ये H2O निकल गया, रिलीज हो गया। अब यहां के Cl2 इसमें आकर ऐड हो गए तो CaOCl2 का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से हम ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन गैस। अब देखिए ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका यूज कहां होता है, तो इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग। ब्लीचिंग पाउडर है तो इसका यूज ब्लीचिंग के लिए होता है। कहां पर, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज एंड लॉन्ड्रीज, है ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, है ना, आप जानते हैं क्लॉथ्स वगैरह, फाइबर्स वगैरह बनते हैं तो वहां ब्लीचिंग की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर क्या ब्लीचिंग पाउडर जो है ब्लीचिंग के लिए यूज किया जाता है। पेपर इंडस्ट्री में वुड पल्प जो होता है, लकड़ी से पेपर बनते हैं, तो वहां पेपर इंडस्ट्री में भी पहले वुड पल्प को ब्लीच करने की जरूरत होती है, तो उसकी ब्लीचिंग भी ब्लीचिंग पाउडर की हेल्प से की जाती है। और लॉन्ड्रीज में अनवांटेड जो क्या पैचेस होते हैं, दाग धब्बे होते हैं क्लोथ्स के ऊपर, तो उनको रिमूव करने के लिए
ब्लीचिंग करनी पड़ती है, और ब्लीचिंग के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज। ब्लीचिंग पाउडर का यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में भी किया जाता है बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में। ब्लीचिंग पाउडर इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका यूज एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किया जाता है। फिर इट इज ऑल्सो यूज्ड टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। ये ड्रिंकिंग वाटर को जर्म्स फ्री करने में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज है ना। यदि ड्रिंकिंग वाटर में जर्म्स है तो उसमें कुछ अमाउंट ब्लीचिंग पाउडर का ऐड कर दिया जाए तो उससे जर्म्स जो है वो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। कारण क्या है, ब्लीचिंग पाउडर जो क्लोरीन गैस रिलीज करता है, और ये क्लोरीन गैस जो है सारे जर्म्स को क्या कर देती है, मार डालती है। ठीक है, क्लोरीन गैस जो है वो हार्मफुल होती है जर्म्स के लिए, तो इसकी वजह से सारे जर्म्स मर जाते हैं। तो ड्रिंकिंग वाटर को जर्म्स फ्री करना है तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस हो गए। ठीक है, कहां कहां यूज होता है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, पेपर इंडस्ट्रीज और लॉन्ड्रीज में ब्लीचिंग के लिए यूज होता है। बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है, एंड ड्रिंकिंग वाटर को जर्म्स फ्री करने में यूज होता है। ठीक है, अब देखिए हम बात करें बेकिंग सोडा की, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 और जिसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये एक और केमिकल है जो कॉमन सॉल्ट से बनाया जा सकता है। देखिए कैसे, तो ये कॉमन सॉल्ट है। कॉमन सॉल्ट की रिएक्शन जब वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से करवाई जाती है, वाटर, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, इन सबसे जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है कॉमन सॉल्ट की, तो होता क्या है, देखिए कॉमन सॉल्ट के अंदर का क्लोरीन और H2O में से 1H, H अमोनिया पर जाकर अटैच होता है, NH4 प्लस आयन बनता है, और यहां का Cl माइनस आयन है ना। अभी अमोनिया है, यहां से H2O के अंदर H प्लस और OH माइनस 2 टाइप के आयन से, यहां NaCl जब ब्रेक होगा तो Na प्लस और Cl माइनस बनेंगे, तो यहां का H प्लस जाकर के अमोनिया से अटैच होगा तो NH4 प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NH4 प्लस, और उस NH4 प्लस से यहां का क्लोरीन जाकर ज्वाइंट होगा, Cl माइनस ज्वाइंट होगा, तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड ये। ठीक है, अब देखिए बचा क्या, यहां से Na प्लस, यहां से CO2 है ना, यहां से Na बचा, यहां से CO2 और यहां से OH। तो देखिए ये Na प्लस और OH माइनस है ना, ये Na प्लस है, OH माइनस है। ठीक है, तो यहां का सोडियम, यहां का ऑक्सीजन, यहां का हाइड्रोजन और यहां का CO3, ये ऑक्सीजन सबसे पहले तो इसमें जाकर ऐड होगा CO2 में, तो CO3 हो जाएगा। अब यहां से NaHCO3, NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ का Na प्लस और ये OH माइनस, CO2, ये सब कंबाइन होकर NaHCO3 बना देंगे, जो कि क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सॉरी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट नहीं है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको जब हीट किया जाता है ना, आपको यदि पता हो तो फूड में इसका यूज किया जाता है। फूड को सॉफ्ट एंड स्पंजी बनाने के लिए हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा हम बोलते हैं, उसका हम यूज करते हैं। तो जब फूड में इसको डालकर हम कुकिंग करते हैं, तब फूड के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन मैंने यहां पर मेंशन की है, रिएक्शन व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, है ना। जब कुकिंग के दौरान इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो कौन सी रिएक्शन होती है, देखिए ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको जब हीट कर रहे हैं तो इसमें से CO2 गैस रिलीज हो जाती है, H2O मॉलिक्यूल अलग हो जाता है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ये सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहां से ये दोनों Na जो है Na2 के फॉर्म में, और यहां का जो CO3 है
ये यहां पर देखिए 2Na 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, Na2CO3 हो जाता है। अब यहां के 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन H2O के फॉर्म में चले जाते हैं। टोटल देखिए यहां पर सोडियम है 2, हाइड्रोजन भी कितने हैं 2, कार्बन भी कितने हैं 2 और ऑक्सीजन है 3 2 6, ऑक्सीजन है 3 2 6 क्या है ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है। तो ये 2Na Na2 यहां से 1 कार्बन C और ऑक्सीजन जो है CO3 है ना, ये ऑक्सीजन जो है 3 ऑक्सीजन इसमें से CO3 के फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है क्या, जब बेकिंग सोडा फूड के अंदर ऐड करके हीटिंग की जाती है तब उसके अंदर ये रिएक्शन होती है, NaHCO3 जो है बेकिंग सोडा, इसको हीट दी जाती है तो ये सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। आप अक्सर देखेंगे कि फूड पार्टिकल्स जो है बेकिंग सोडा ऐड करने से सॉफ्ट और स्पंजी हो जाता है। वो इसीलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर से रिलीज होती है उस बेकिंग सोडा को हीट करने पर, जिससे बहुत सारे से स्मॉल से पोर्स जो है वो बन जाते हैं फूड के अंदर, उससे वो स्पंजी हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये वो रिएक्शन है जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है कुकिंग के दौरान, तब जो होती है। अब देखिए बेकिंग सोडा के यूजेस, कहां यूज किया जाता है, तो इट इज यूज्ड टू मेक बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा यूज किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने में। अब आप कहेंगे कि ये क्या होता है, एक ही चीज होती है? नहीं, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड इडिबल एसिड्स सच एज टार्ट्रिक एसिड, इसको हम बोलते हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा में यदि कुछ इडिबल एसिड्स मिला दिए जाए जैसे कि टार्ट्रिक एसिड वगैरह, तो अब उसको हम बेकिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है, एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या होते हैं, एसिडिटी के ट्रीटमेंट में जो टैबलेट्स वगैरह जो मेडिसिन यूज की जाती है उनको एंटासिड्स बोलते हैं हम, है ना। एंटासिड्स या एंटासिड्स आप एक साथ बोल सकते हैं। तो एसिडिटी के ट्रीटमेंट में यूज होने वाली मेडिसिन जिन्हें हम एंटासिड्स बोलते हैं, उनके अंदर एक इंग्रेडिएंट के फॉर्म में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज होता है, क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है और एसिडिटी होती है स्टमक में एक्सेस अमाउंट में एसिड बनने की वजह से। तो ये बेसिक नेचर का होने की वजह से अंदर जाकर एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पढ़ी है, तो वही रिएक्शन ये अंदर जाकर करता है और एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसलिए एज एन इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है ये एंटासिड्स में। फिर यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, है ना। फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने के जो काम आते हैं, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा और एसिड की वहां पर रिएक्शन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में आग को बुझाने की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो क्या क्या यूजेस हो गए, एक तो बेकिंग पाउडर बनाने में, एक एंटासिड्स में इंग्रेडिएंट के फॉर्म में, और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में ये यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक, तो ये हो गया बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब नेक्स्ट जो है वो है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। देखिए अब सोडियम कार्बोनेट के बारे में हम पढ़ते हैं। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो है इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी इसे हम बोलते हैं, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट के अंदर 10 मॉलिक्यूल इसमें वाटर के भी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। तो वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम आप सोडियम कार्बोनेट बोल सकते हैं, और फॉर्मूला जो है वो
Na2CO3.10H2O होता है। अब देखिए ये वॉशिंग सोडा जो है ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसकी प्रिपरेशन मेथड देखते हैं, उसके बाद इसके यूजेस देखते हैं। तो सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट जो है कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, है ना, हमने ये इक्वेशन अभी पहले भी पढ़ी है। बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं तो ये बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसको जब हीट किया जाता है तो यहां के दोनों Na2 और यहां का CO3 Na2CO3 के फॉर्म में हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है, और बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं, जो एटम्स बचे हैं, वो वाटर और CO2 बना देते हैं। अब देखिए ये जो सोडियम कार्बोनेट बना, ये बनाया हमने किससे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमने बनाया था सोडियम क्लोराइड से। तो सोडियम क्लोराइड से हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाया, उसे हीट करने पर हमें सोडियम कार्बोनेट बन गया। अब इसका, है ना, हमें सोडियम कार्बोनेट मिल गया। अब इसका हम क्या करेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन यानी इसको वाटर के अंदर डिसोल्व करेंगे और क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस करेंगे। तो उससे हर एक सोडियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल के साथ 10 मॉलिक्यूल किसके, वाटर के ऐड हो जाएंगे, और हमें मिल जाएगा Na2CO3.10H2, जिसे हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो ये वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन मेथड है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बनते हैं यूजेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं इनमें। तो देखिए फर्स्ट यूज, वॉशिंग सोडा का यूज हम कहां करते हैं, तो देखिए क्या लिखा है हमने, यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। ग्लास इंडस्ट्रीज में, सोप इंडस्ट्रीज में और पेपर इंडस्ट्रीज में वॉशिंग सोडा का यूज होता है। उसके अलावा हम घरों में, है ना, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए जो क्लीनिंग एजेंट है उसके फॉर्म में इसका यूज करते हैं। कपड़े वगैरह धोने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा का। तो डोमेस्टिक पर्पस में हम क्लीनिंग एजेंट के फॉर्म में इसका यूज करते हैं। ये हमने लिखा है एज ए क्लीनिंग एजेंट इन डोमेस्टिक पर्पसेस। रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, है ना। देखो वाटर के अंदर जो परमानेंट हार्डनेस होती है, वाटर के अंदर 2 टाइप की हार्डनेस होती है, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। तो परमानेंट वाली हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, वॉशिंग सोडा का। तो वॉशिंग सोडा की हेल्प से हम वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इन रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में भी इसका यूज होता है। फिर लास्ट पॉइंट हमने लिखा है यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, है ना। तो सोडियम के कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनको बनाने में, जिनके प्रिपरेशन में वॉशिंग सोडा का यूज होता है। एक कंपाउंड मैंने मेंशन किया है बोरेक्स। ठीक है, बोरेक्स सोडियम का एक कंपाउंड है। तो बोरेक्स जैसे सोडियम के और भी कुछ कंपाउंड्स हैं जिनको बनाने में वॉशिंग सोडा का यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारा वॉशिंग सोडा वाला मैटर भी कंप्लीट हुआ। तो इसी के साथ हमारा केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट वाला टॉपिक जो है वो पूरा कवर हो चुका है। अब जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपरेशन मेथड, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ये हम पढ़ लेते हैं। अब तो आइए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे शॉर्ट में हम POP भी बोलते हैं, POP। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। याद रखना है, कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका केमिकल नेम है और नॉर्मली इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है इसका CaSO4.1/2H2O, या इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CaSO4 है ना। कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ में 1 मॉलिक्यूल वाटर का इसमें ऐड होता है, इसलिए कैल्शियम सल्फेट H2O लिखें। या फिर अगर हम एक यूनिट की बात करें तो कैल्शियम सल्फेट का जो 1 मॉलिक्यूल है उसके साथ कितना, हाफ H2O ऐड होता है, तो हम CaSO4.12H2O लिख सकते हैं या CaSO4 लिख सकते हैं। दोनों फॉर्मूले इसके सही हैं। अब देखिए हम बात करें प्रिपरेशन मेथड की,
है ना। हम बात करें प्रिपरेशन मेथड की, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है। तो एक सब्सटेंस होता है जिप्सम, जिसका फॉर्मूला यहां पर मेंशन किया गया है CaSO4.2H2O। ये जिप्सम है। इस जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करके हम क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकते हैं। जब जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो इट लूजेस 1.5 H2O वाटर। जब भी कैल्शियम सल्फेट जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर पर हीट किया जाएगा तो 1.5 H2O मॉलिक्यूल इसके अंदर से रिमूव हो जाएगा और यह कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CaSO4.12H2O में, जो कि क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखिए इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है ना। आपके माइंड में यह क्वेश्चन आ सकता है कि इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहने के पीछे कुछ रीजन है। ये जो बनाया जाता है किससे बनाया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से, है ना, जिप्सम से। इसका सोर्स सब्सटेंस क्या है, जिप्सम। और जिप्सम जो है वो पेरिस के पास में एक रीजन है, एक एरिया है, वहां पर सफिशिएंट या भरपूर मात्रा में, है ना, एबंडेंट अमाउंट में जिप्सम जो है पेरिस के पास में एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट में जिप्सम प्रेजेंट होता है और उसी जिप्सम को हीट करके हम क्या बना रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो पेरिस के पास में इसका क्या है, इसका जो सोर्स सब्सटेंस है जिप्सम, उसका अमाउंट बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, उस एरिया में बहुत ज्यादा पाया जाता है जिप्सम, तो इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है ना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए प्रॉपर्टीज की बात करें इसकी, तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो इट इज अ व्हाइट पाउडर। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है व्हाइट कलर का पाउडर होता है एंड ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन। और इसको वाटर में मिक्स करने पर ये फिर से जिप्सम में चेंज हो जाता है। ये इक्वेशन आपके सामने लिखी है, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसमें यदि वाटर मिक्स किया तो 1.5 H2O वाटर इसके हर एक मॉलिक्यूल में ऐड हो जाएगा और ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा जिप्सम में। ठीक है, जो कि एक हार्ड सब्सटेंस होता है जिप्सम। ठीक है, अब देखिए इसके यूजेस की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसके क्या क्या यूजेस हैं। तो देखिए फर्स्ट यूज मैंने लिखा है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ। तो बहुत सारे टॉयज बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है, उसके अलावा डेकोरेशन मटेरियल बनाने में भी यूज होता है एंड फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ, है ना, स्मूथ सरफेस को स्मूथ बनाने में भी इसका यूज होता है। हम घरों में पीओपी करवाते हैं, वो पीओपी जो है वो यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। ठीक है, तो टॉयज बनाने में, डेकोरेशन मटेरियल बनाने में एंड फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ, ये इसका यूज है। एक और इंपॉर्टेंट यूज जो है, इट इज ऑल्सो यूज्ड बाय डॉक्टर्स, है ना, एक इंपॉर्टेंट यूज है, डॉक्टर भी इसका यूज करते हैं। कब, जो क्या होती हैं, फ्रैक्चर्ड बोन्स होती हैं, उनके ऊपर प्लास्टर चढ़ाने में, है ना। यदि कि कभी आपका या आपके किसी रिलेटिव का, आपके फ्रेंड का हाथ या पैर फ्रैक्चर हुआ है, उसकी हड्डी फ्रैक्चर हुई है, तो उस पर व्हाइट कलर का जो प्लास्टर आपने चढ़ा हुआ देखा होगा, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है। ठीक है, तो डॉक्टर इसका यूज करते हैं प्लास्टर के फॉर्म में फ्रैक्चर्ड बोन्स को सपोर्ट करने के लिए। जो टूटी हुई हड्डियां हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो प्लास्टर होता है, उस प्लास्टर के फॉर्म में इसी पीओपी का यूज किया जाता है। इसको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है और उसके बाद में उसका जो लेयर है वो चढ़ा दिया जाता है जहां की बोन्स फ्रैक्चर्ड है। तो वो वाटर के साथ मिक्स होने के बाद और सूखने के बाद, ड्राई होने के बाद एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है, हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि क्या होता है, जिप्सम, जो कि क्या होता है, जिप्सम। ठीक है, तो
पीओपी का प्लास्टर चढ़ाया जाता है, लेकिन वो पीओपी वाटर के साथ मिक्स करके चढ़ाया जाता है, तो वो ड्राई होने के बाद जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से रिलेटेड मैंने आपको सब कुछ बताया है ना। पीओपी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखना इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका फॉर्मूला ये है। इसको कैसे बनाया जाता है, तो जिप्सम को हीट करके इसको बनाया जाता है। ठीक है, 373 केल्विन पर। और क्या क्या यूज है, तो यूजेस बड़े सिंपल से हैं, टॉयज बनाने में, डेकोरेशन मटेरियल में, और सरफेसेस को स्मूथ बनाने में, और प्लास्टर के फॉर्म में फ्रैक्चर्ड बोन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने में। ठीक है, ये पीओपी का टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है उसकी ओर बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो हमारे जो मेन टॉपिक है वो तो अभी कवर हो चुके हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ ही आपका चैप्टर आपको एंड होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन कुछ टॉपिक्स जो हैं, कुछ चीजें जो हैं हमने बीच में मिस कर दी, तो उन छूटी हुई चीजों को भी मैं इस वीडियो में आपका कवर कर रहा हूं, है ना। जैसे कि हमने एसिड बेस पढ़ लिया, मैंने एसिड बेस की पीएच वैल्यू के बारे में डिस्कस कर ली, लेकिन एक ये जो टॉपिक है बीच में, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर पाए, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो आपकी बुक में मेंशन है एनसीईआरटी में, उनके पीएच वैल्यू के बारे में हम नॉलेज ले लेते हैं। और एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में भी हमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, तो थोड़ा उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। बस इसी के साथ आपका चैप्टर जो है ये पूरी तरह से कवर हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ पे पीएच का इंपॉर्टेंस, पीएच का महत्व। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीएच वैल्यू क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, है ना। किसी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉगरिथम जो होता है उसे हम पीएच वैल्यू बोलते हैं। और पीएच वैल्यू जो है वो किसी सॉल्यूशन या किसी सब्सटेंस की एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में हमें नॉलेज देती है। मतलब कौन सब्सटेंस कितना एसिडिक है, कौन सब्सटेंस कितना बेसिक है, एल्कलाइन नेचर का या बेसिक नेचर का है, वो हमें पता चलता है किससे, पीएच वैल्यू से। तो अब देखिए हमारी डेली लाइफ में भी इस पीएच का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कैसे, हम कुछ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं, कुछ पॉइंट की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पॉइंट नंबर 1, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। आपको यदि पता हो स्टूडेंट्स, तो हमारी जो बॉडी है ये तभी अच्छे से वर्क कर पाती है जब इसकी पीएच वैल्यू 7 से 8 के बीच में होती है ना। पीएच वैल्यू जो है हमारी बॉडी की एक पर्टिकुलर रेंज के बिटवीन होती है, तभी हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से वर्क कर पाती है। हमारी बॉडी की जो पीएच वैल्यू होनी चाहिए नॉर्मली, वो होनी चाहिए 7 to 7.8, है ना। इसके बीच हमारी बॉडी की पीएच वैल्यू होनी चाहिए। अगर हमारी बॉडी की पीएच वैल्यू इस रेंज के बिटवीन मेंटेन रहती है, तो हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं वो सब प्रॉपर चलते रहते हैं, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन यदि पीएच वैल्यू 7 से 7.8 के बीच में ना रहे, इससे कम या ज्यादा हो जाए, इस रेंज से बाहर निकल जाए, तो फिर हमारी बॉडी जो है उसमें प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाती और कोई ना कोई गड़बड़, कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारी बॉडी में हो जाती है। तो हमारी बॉडी जो है प्रॉपर फंक्शनिंग करती रहे, उसमें सारी प्रोसेसेस नॉर्मल वे में चलती रहे, अच्छे से चलती रहे, स्मूथली चलती रहे, इसके लिए बॉडी की पीएच वैल्यू मेंटेन रहना कंपलसरी है। ठीक है, तो हम हेल्थी रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए हमारी बॉडी का पीएच वैल्यू 7 से 7.8 के बीच होना चाहिए। दूसरा देखिए, सेकेंड पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें फूड के डाइजेशन के लिए हमारे स्टमक के अंदर एसिडिक पीएच वैल्यू होनी चाहिए। हमारे स्टमक में जो फूड का डाइजेशन होता है,
हमारे स्टमक में जो डाइजेशन के लिए एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम एसिडिक पीएच वैल्यू पर ही वर्क करते हैं, अच्छे से अपना फंक्शन परफॉर्म करके फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो यदि पीएच वैल्यू एसिडिक हुई तो ही फूड का डाइजेशन हमारे स्टमक में होगा, और फूड आगे पास होकर जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां जो एंजाइम वर्क करते हैं उनको एल्केलाइन मीडियम चाहिए होता है। फूड के डाइजेशन के लिए उनको बेसिक मीडियम चाहिए होता है। तो 7 से ऊपर पीएच वैल्यू यदि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी तो ही फूड का डाइजेशन प्रॉपर वे में हो पाएगा, और हमारे स्टमक के अंदर एसिडिक पीएच वैल्यू लगभग 2-3, पीएच वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगी तो ही फूड का डाइजेशन अच्छे से होगा, है ना। एसिडिक पीएच वैल्यू चाहिए, एसिडिक पीएच वैल्यू स्टमक में है तो फूड का डाइजेशन प्रॉपर्ली हो जाएगा, और एल्कलाइन पीएच वैल्यू अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल गई तो वहां फूड का डाइजेशन अच्छे से हो जाएगा। तो मतलब हमारे फूड के डाइजेशन में भी किसका इंपॉर्टेंस है? पीएच वैल्यू का। एक पर्टिकुलर पीएच वैल्यू हमारे फूड के डाइजेशन के लिए भी हमें रिक्वायर्ड होती है। अगर पीएच वैल्यू उस रेंज से, पर्टिकुलर रेंज से कम या ज्यादा होती है तो फूड का प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाएगा। देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन क्रॉप प्रोडक्शन, या बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एग्रीकल्चर, है ना। हमारे एग्रीकल्चर की फील्ड में हम जो क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, तो उसके लिए भी सोइल की पीएच वैल्यू एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर होनी चाहिए। अगर पीएच वैल्यू कम या ज्यादा हो गई तो क्रॉप का प्रोडक्शन जो है उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो क्रॉप प्रोडक्शन में भी क्या सोइल की पीएच वैल्यू मेंटेन करने की जरूरत होती है। जो भी रेंज क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सुटेबल है, उस रेंज को हमें मेंटेन करना होता है। कभी कभार क्या होता है, हमारी सोइल जो ज्यादा एसिडिक हो जाती है, तो आपने अक्सर फार्मर्स को देखा होगा कि वो हमारे अपने फील्ड्स के अंदर, अपने खेतों के अंदर चूना, कैल्शियम ऑक्साइड डालते हुए दिखाई देता है। अब क्योंकि चूना या कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, तो वो एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड जो सोइल के अंदर बन चुका है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। तो क्रॉप प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर की फील्ड में भी क्या है, पीएच का इंपॉर्टेंस है, याद रखिएगा। सुटेबल पीएच वैल्यू सोइल की होनी चाहिए तो ही अच्छे से आपका क्रॉप प्रोडक्शन हो पाएगा। नेक्स्ट, पीएच चेंज एंड टूथ डिके, है ना। देखिए, हमारे तो टूथ डिके होता है, दांत जो सड़ते हैं वो भी किसकी वजह से? पीएच वैल्यू डिक्रीज होने की वजह से। अगर हमारे टीथ की पीएच वैल्यू, हमारे माउथ की पीएच वैल्यू जो पर्टिकुलर होती है वो मेंटेन रहे तो हमारे टूथ डिके वाली प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, दांत कभी नहीं सड़ेंगे। लेकिन होता क्या है कि हम जब डिनर करते हैं नाइट में और उसके बाद में हम डायरेक्टली सो जाते हैं यदि बिना ब्रश किए, तो फूड पार्टिकल्स जो है हमारे फूड के वो दांतों के बीच में, टीथ के बीच बीच में फंसे हुए रह जाते हैं, और उन पे कुछ बैक्टीरिया जो है वो एक्शन करते हैं और कुछ एसिड का प्रोडक्शन हमारे माउथ के अंदर, टीथ के अंदर करते हैं। उस एसिड की वजह से पीएच वैल्यू डिक्रीज हो जाती है और टूथ डिके की प्रॉब्लम जो है हमें होती है, ठीक है। ऐसे ही एसिड रेन, देखिए एसिड रेन क्या होती है? नॉर्मली जो रेन है ना, रेन वाटर की पीएच वैल्यू जो है वो 6 to 7 के बीच में नॉर्मली होती है ना। नॉर्मली जो पीएच वैल्यू है किसकी? रेन वाटर की, वो होती है 6 to 7 के बीच, ठीक। अब यदि पीएच वैल्यू जो है रेन वाटर की वो 5.6 से नीचे आ जाए, किससे नीचे आ जाए? 5.6 से नीचे आ जाए। रेन वाटर की पीएच वैल्यू जब 5.6 से नीचे हो तो उस रेन को एसिड रेन बोला जाता है। और ये जो एसिड रेन होती है ये हमारे एग्रीकल्चर के लिए, खेतों के लिए, फील्ड्स के लिए और कुछ बिल्डिंग्स के लिए जो मार्बल से बनी होती है उनके लिए हार्मफुल होती है। तो हमारे एटमॉस्फेयर का पीएच वैल्यू मेंटेन रहे, जो रेन है उस रेन की पीएच वैल्यू मेंटेन रहे, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है इसमें, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन सेल्फ डिपेंड्स बाय एनिमल्स। अब बहुत सारे एनिमल्स है जैसे कि हनी बी, आंट, उसके
अलावा नेटल, ये सभी क्या करते हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर देते हैं, पीएच वैल्यू जो है ह्यूमन बॉडी की, मान लो कोई ह्यूमन जो है उन एनिमल्स को हार्म पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए जाता है, तो वो एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं, वो अपने स्टिंग की हेल्प से हमारी बॉडी में एसिड छोड़ देते हैं। जनरली आंट जो है वो मेथेनोइक एसिड उसके स्टिंग के अंदर होता है, नेटल स्टिंग, हनी बी स्टिंग, सब में इनमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड। तो ये क्या करते हैं, अपने स्टिंग की हेल्प से हमारी बॉडी के अंदर वो इंजेक्ट कर देते हैं और पीएच वैल्यू डिक्रीज कर देते हैं ब्लड की सडनली। उसी से हमें क्या होता है, पेन होता है और इरिटेशन होता है। ठीक है, तो सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, पीएच वैल्यू का सहारा लेते हैं, पीएच वैल्यू डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो सेल्फ डिफेंस में भी क्या है, पीएच वैल्यू का इंपॉर्टेंस है इनके। ठीक है, अब देखिए सम इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस एंड देयर पीएच वैल्यू, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है, एनसीईआरटी में मेंशन होने की वजह से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो उनकी पीएच वैल्यू के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे गैस्ट्रिक जूस जो हमारे स्टमक में होता है, उसकी पीएच वैल्यू होती है 1.2। लेमन जूस की पीएच वैल्यू क्या होती है, 2.2। प्योर वाटर की पीएच वैल्यू होती है 7। ब्लड की पीएच वैल्यू जो है वो 7.4 होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच वैल्यू 10 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, उसकी पीएच वैल्यू 14 होती है। ठीक है, ये गैस्ट्रिक जूस और लेमन जूस दोनों के अंदर एसिड होता है और एसिड की पीएच वैल्यू लेस देन 7 होती है ना। तो ये क्या स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं, इनके अंदर जो एसिड होते हैं वो, तो 1.2 तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, तो इस वजह से इसकी पीएच वैल्यू 1.2 होती है। लेमन जूस में क्या साइट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, उस सिट्रिक एसिड की वजह से पीएच वैल्यू इसकी 2.2 होती है। प्योर वाटर न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक ना बेसिक, इसलिए प्योर वाटर की पीएच वैल्यू 7। ब्लड जो है स्लाइटली एल्कलाइन होता है, स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का, उसकी पीएच वैल्यू 7.4 होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया थोड़ा ज्यादा एल्कलाइन, थोड़ा ज्यादा बेसिक नेचर का होता है, इसलिए पीएच वैल्यू 10। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इसलिए इसकी पीएच वैल्यू 14 होती है। ये पीएच वैल्यू आप याद रखिएगा, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ये पीएच वैल्यू पूछी जा सकती है। ठीक है, अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है, एसिड बेस इंडिकेटर्स। देखिए ये भी हम कवर करते हैं और इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश करते हैं। एसिडिक एंड बेसिक इंडिकेटर्स। देखिए एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का, उन्हें हम एसिड बेस इंडिकेटर्स बोलते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिडिक सॉल्यूशन के साथ और बेसिक सॉल्यूशन के साथ डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। तो उनके कलर या स्मेल से हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के साथ डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करते हैं या डिफरेंट स्मेल प्रोड्यूस करके हमें ये इंडिकेट करते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक, उन सब्सटेंसेस को हम एसिड बेस इंडिकेटर्स बोलते हैं। ठीक है, अब एसिड बेस इंडिकेटर्स को हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड कर सकते हैं, एक तो नेचुरल इंडिकेटर्स और एक सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब नेचुरल इंडिकेटर्स नाम से ही आपको पता चल रहा है, जो नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है ना, जो नेचुरल सब्सटेंस है और एसिड और बेसिक सॉल्यूशन के साथ कलर चेंज करते हैं या स्मेल चेंज करते हैं, वो नेचुरल इंडिकेटर्स की कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। और जो नेचुरल नहीं है, जिनको लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज किया गया है, वो इंक्लूड होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स के अंदर। एग्जांपल्स मैंने आपके सामने मेंशन किए हैं। देखिए लिटमस, जिसका सॉल्यूशन और पेपर दोनों है, लिटमस सॉल्यूशन भी आते हैं, लिटमस पेपर भी आते हैं, तो वो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो लाइकेन से ऑब्टेन होते हैं। टर्मरिक, रेड कैबेज,
एंड चाइना रोज। ये 4 एग्जाम्पल जो है ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर्स के, ठीक है। उसके अलावा देखिए फिनोप्थेलिन एंड मिथाइल ऑरेंज, ये है सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो कि लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज किए जाते हैं, ये नेचुरली नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने आपके सामने ये भी मेंशन किया है कि ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं ये एसिडिक सॉल्यूशन में कौन सा कलर चेंज करते हैं, कौन सा कलर प्रोड्यूस करते हैं, और बेसिक सॉल्यूशन में कौन सा। तो आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए हम बात करें लिटमस पेपर 2 टाइप का होता है या लिटमस सॉल्यूशन 2 टाइप का होता है, एक रेड और एक ब्लू। तो यदि रेड लिटमस पेपर जो है या रेड लिटमस सॉल्यूशन जो है उसे एसिडिक सॉल्यूशन में हम देखेंगे तो वो रेड ही रहेगा। एसिड के अंदर रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे वो रेड ही रहेगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन वो बेसिक सॉल्यूशन में कलर चेंज कर देगा, है ना। बेसिक सॉल्यूशन में जब डिप करेंगे उसको तो ब्लू हो जाएगा उसका कलर। अब देखिए फिर ब्लू लिटमस पेपर की यदि बात करें तो वो एसिडिक सॉल्यूशन के साथ रेड हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन के साथ कोई कलर चेंज वो नहीं करेगा, ब्लू का ब्लू ही रहेगा। अब टर्मरिक की हम बात करें, है ना, हल्दी की हम बात कर रहे हैं, तो वो एसिडिक सॉल्यूशन के साथ कोई कलर चेंज नहीं करती है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन या एल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ वो रेड हो जाती है ना। आपने अक्सर ये चीज देखी होगी, यदि आपके कपड़ों के ऊपर हल्दी के दाग लग जाए, है ना, यदि आपके कपड़ों को, हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि टर्मरिक जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन के साथ कोई कलर चेंज नहीं करती है, बट बेसिक सॉल्यूशन के साथ रेड हो जाती है। आपने अक्सर ये देखा होगा, क्या देखा होगा कि यदि आपके कपड़ों के ऊपर हल्दी के दाग लग जाते हैं तो उन कपड़ों को जब आप वॉश करते हैं जनरली साबुन या सर्फ की हेल्प से तो रेड कलर के हो जाते हैं। रीजन क्या है, आपका जो साबुन या सर्फ होता है उसके अंदर बेस होता है, और बेस के कांटेक्ट में आने से, एल्कलाइन सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आने से वो रेड कलर के हो जाते हैं, ठीक है। अब रेड केबेज, ठीक है, रेड केबेज जो है ये एसिडिक सॉल्यूशन के साथ रेड ही रहती है या पिंक कलर की हो जाती है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर ग्रीन या येलो हो जाता है, ठीक है। चाइना रोज, चाइना रोज जो है ये डार्क पिंक कलर देता है या मेजेंटा कलर देता है एसिडिक सॉल्यूशन के साथ, जबकि ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है बेसिक सॉल्यूशन के साथ। फिनोप्थेलिन, है ना, ये अभी तक जो मैंने बताया आपको, ये लिटमस, टर्मरिक, रेड केबेज और चाइना रोज, ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स थे। अब ये 2 जो है ये आर्टिफिशियल या सिंथेटिक इंडिकेटर है जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए जाते हैं। फिनोप्थेलिन कलरलेस इंडिकेटर है और ये एसिडिक सॉल्यूशन के साथ कलरलेस ही रहता है, कोई कलर चेंज नहीं करता है, बट बेसिक सॉल्यूशन में ये पिंक कलर का हो जाता है। जबकि मिथाइल ऑरेंज जो है ये जनरली ऑरेंज कलर का दिखता है, एसिडिक सॉल्यूशन के साथ रेड हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन या एल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ ये येलो कलर प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं और वो इंडिकेटर्स एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के साथ जो कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कलर मैंने आपके सामने मेंशन किए हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में इसी एसिड बेस इंडिकेटर्स के अंदर एक चीज और बता देता हूं। देखिए ये जितने भी मैंने इंडिकेटर्स के आपको एग्जांपल दिए हैं अभी तक, ये सब वो हैं जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के साथ डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करते हैं। अब कुछ ऐसे भी इंडिकेटर्स होते हैं जो कलर चेंज नहीं करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन में स्मेल चेंज करते हैं। तो ऐसे इंडिकेटर्स को हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में क्या स्मेल चेंज करके हमें इंडिकेट करते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, उन्हें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोला जाता है। और ओनियन एंड क्लोव इसके एग्जाम्पल है ना, प्याज एंड लौंग ये इसके एग्जाम्पल हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के, जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के साथ डिफरेंट स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये एसिड बेस इंडिकेटर का टॉपिक भी मैंने आपका कवर करवा दिया। इसी के साथ जो बीच में छूटे हुए टॉपिक थे वो सारे आपके कवर हो चुके हैं, ठीक है। अब आप जितने भी पार्ट इस वीडियो के बने हैं उन सबको 1 बाय 1 देखिएगा और ये पूरा चैप्टर जो है अच्छे से कवर कीजिएगा। और यदि आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगा हो,
आपको कुछ समझ आया हो तो वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगले चैप्टर्स के वीडियोस भी आपको मिल सके, और ये वीडियो जो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।